गुड मॉर्निंग सनी। मन देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है सर। देखो इसमें हम लोग का दो क्वेश्चन बाकी था। ठीक है, ये जो रिकंसिलिएशन वाला टॉपिक हम लोग कर रहे थे, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 और एक ये 5th नंबर जो कि मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन है, बाकी हम लोगों ने कर लिया है। और इसमें एक थ्योरी, एक दो थ्योरी है, इससे जो आता है वो लिखवा देंगे, तो ये टॉपिक हम लोग का आज कंप्लीट हो जाएगा। The following information is available from the financial book of a company having a normal production capacity of 60,000 unit for the year ended 31st March। तो बोल रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी है 60,000 यूनिट, ये नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। सेल्स किया है इन्होंने 10 लाख और 50,000 यूनिट है वो। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड यूनिट्स। मतलब देखो, ना तो पहले से इनके पास कोई ओपनिंग स्टॉक में कुछ था, ना तो क्लोजिंग स्टॉक में कुछ है। ठीक है, लेकिन इन इसका मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा नहीं किया है, क्योंकि 60,000 कैपेसिटी है, प्रोडक्शन 50,000 हुआ है, प्रीवियस भी कुछ नहीं था, क्योंकि सेल इतना हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग में कुछ नहीं, ओपनिंग में कुछ नहीं है, तो यही प्रोड्यूस्ड है और यही सेल है। ठीक है, यही प्रोड्यूस्ड है और यही सेल है। प्रोड्यूस्ड और सेल यहाँ पर इक्वल है, क्योंकि ओपनिंग कुछ था नहीं, तो सेल में ओपनिंग का कुछ गया नहीं। ठीक है, और क्लोजिंग में कुछ इन्होंने रखा नहीं, पूरा बेच दिया, मतलब 50,000 का 50,000 प्रोड्यूस किया, वही बेच दिया। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट वेयर 5 लाख एंड 2 लाख 50 रेस्पेक्टिवली। ये मटेरियल और वेजेस का खर्चा बोला है। एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,50,000 ऑफ विच 60% फिक्स्ड। Actual administration expenses were 45,000 which are completely fixed. Actual selling and distribution expenses are 30,000 of which 40% are fixed. Interest and dividend receipt 15,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिप्ट 15,000। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हम लोगों ने इसके पहले जितना भी क्वेश्चन किया है ना, उसमें कुछ फिक्स्ड वेरिएबल का कंसेप्ट हमें नहीं दिया था। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहां पर फिक्स्ड खर्चा, वेरिएबल खर्चा, इस तरीके से हमें बाइफरकेट करना हो, बट इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया है हमें करने क्या क्या बोला है। तीन चीज करने के लिए बोला है। सबसे पहले फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक फॉर द ईयर एंडेड 31st March। Prepare the cost sheet and ascertain the profit as per cost account for the year ended 31st March, assuming that the indirect expenses are absorbed on the basis of normal production capacity। Indirect expenses का मतलब ही होता है ओवरहेड। हर तरीके का ओवरहेड कैसे एब्जॉर्ब होगा? नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे, ये बोला है। ठीक है, तो अगर ओवरहेड जब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, अभी फिर से ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम लोग जो है फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर तुम लोगों ने पहले पढ़ा है, तो अगर याद है तो देखो, वहां पर ओवरहेड एब्जॉर्ब का अलग अलग मेथड होता ना। ठीक है, तो वहां पर देखो था यूनिट मेथड भी, तो ये देखो वो यूनिट वाला मेथड। ठीक है, तो अगर याद नहीं भी है तो भी ये पढ़ के ही समझ में आता है कि नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे हमें ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाने के लिए बोला है। फिर हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है। प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल एंड कॉस्ट बुक। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट क्या बोलते हैं उसे, सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करके दिखाना है फाइनेंस बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March। अच्छा, सेल्स किधर लिखेंगे बताओ? सेल्स दिया हुआ है 10 लाख का, तो ये फाइनेंस हो या कॉस्ट हो, सेल तो दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं, तो सेल किधर लिखेंगे बोलो? बाइसेंस। बाई सेल्स, जैसे ट्रेडिंग में लिखते हैं। 50,000 यूनिट और वैल्यू है 10 लाख।
सेल के बाद दिया है देयर वाज नो ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, तो बोल दिया है कि नहीं है। अगर होता तो हम लोग नोट डाउन मतलब लिखते, ओपनिंग को इधर 2 लिखते, बाई बोल के क्लोजिंग वाला लिखते। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट आर 5 लाख एंड 2 लाख 50, बोलो ये किधर लिखे, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। टू डायरेक्ट मटेरियल टू डायरेक्ट वेजेस। हाँ, डेबिट साइड में लिखेंगे खर्चा है, ठीक है, टू डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख, टू डायरेक्ट वेजेस 2 लाख 50। फिर बोल रहा है कि एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1 लाख 50 ऑफ विच 60% आर फिक्स। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बोलो, क्या फाइनेंस वालों को फिक्स्ड और वेरिएबल रिकॉर्ड करना है या सिर्फ फिक्स्ड करने से ही हो, मतलब नॉर्मल सिर्फ खर्चा दिखाने से ही होगा? क्या अकाउंट्स में कभी तुम लोग खर्चा रिकॉर्ड करते हो तो क्या फिक्स्ड वेरिएबल का कंसेप्ट आता है या फिर हम लोग नॉर्मली से रिकॉर्ड कर सकते हैं, बोलो। फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट 1 लाख 50 लिखे या फिर फिक्स्ड वेरिएबल अलग अलग करना पड़ेगा इसमें जो बना रहे हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि अकाउंट्स में थोड़ी ना वेरिएबल ये खर्चा या फिक्स्ड खर्चे का कोई मायने रखता है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ हमें ये रिकॉर्ड करना है कि मेरा कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, अब चाहे उसका कैश आउटफ्लो हो गया हो या होने वाला हो, एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट्स बनता है, यहाँ कुछ फिक्स्ड वेरिएबल मतलब एक्सपेंसेस के नेचर के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू फैक्ट्री एक्सपेंस। 1 लाख 50,000। अच्छा, फिर एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 45,000 विच आर कम्प्लीटली फिक्स्ड, लेकिन फिक्स्ड हो या वेरिएबल हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 45,000। फिर बोल रहा है एक्चुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 30,000 ऑफ विच 40% फिक्स्ड, लेकिन फिक्स्ड हो या वेरिएबल कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 30,000, ठीक है। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिप्ट, बोलो ये किधर लिखना चाहिए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिप्ट, पहला बात है ये पीएल में आएगा कि नहीं, और आएगा तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में बाय। हाँ, बाई क्रेडिट साइड में आएगा, आएगा, ठीक है, फाइनेंस वाले इसका रिकॉर्ड करते हैं बाई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स 15,000, ठीक है। देखो सर, जितना भी सारा चीज था सब लिख लिया, अब हम लोग का पहला ए का आंसर निकल जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो देखना है, तो मुझे तो लग रहा है प्रॉफिट ही आएगा, इधर ज्यादा है, 10,15,000, 10,15,000, और ये वाला 5, 6, 7, 8, 9, 9,75,000 माइनस करना पड़ेगा, 9,75,000, 40,000। 40,000, 40,000 आ गया हम लोग का नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर करके, ठीक है, तो ये हम लोग का 40,000 जो है ये कैलकुलेट होके आ गया। तो पहला क्वेश्चन ये जो बोला था कि फाइंड आउट करो फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट, तो वो निकल गया। अब हम लोग को कॉस्ट शीट बना के देना है, मतलब क्वेश्चन बी करना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे
अच्छा, फिर से देखना पड़ेगा क्वेश्चन। सेल्स तो एकदम एंड में जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स नहीं है। सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, 5 लाख, 2 लाख 50, ये इतना ही आएगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है कि कॉस्ट वालों ने कुछ दूसरा कुछ चार्ज किया है, तो यही कंजम्पशन भी हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, कितना कितना यहाँ से देख के लिख सकते, सेम अमाउंट है, 5 लाख और 2 लाख। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो यही मेरा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। 7,50,000, ये मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया, 7,50,000। इसके बाद कौन सा खर्चा आता है? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस, एक्चुअली ओवरहेड का मतलब ही एक्सपेंस हो जाएगा, या फिर एक्सपेंस लिख सकते हो, ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके बाद फैक्ट्री का क्या मिल रहा है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,50,000 विच आर 60% फिक्स्ड। अब क्योंकि ये हम लोग का कॉस्ट शीट बन रहा है, तो यहाँ पर नेचर के हिसाब से, यानी ये जो फिक्स्ड वेरिएबल है ये कॉस्ट का नेचर होता है, तो कॉस्ट के नेचर के हिसाब से हम लोग खर्चे को अलग अलग करके दिखाएंगे, तो वेरिएबल लिखेंगे अलग, फिक्स्ड लिखेंगे अलग। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस वेरिएबल, वेरिएबल कितना हो जाएगा? बोला है 60% फिक्स, तो कितना परसेंट वेरिएबल होगा? 40%। 40%। 40% किस पे लगाओगे, बोलो? 1,50,000। टोटल एक्सपेंसेस पे लगा देंगे, ठीक है, तो कितना आ रहा है? 60,000। 60,000। और फिक्स्ड वाला हम लोग कैसे लगाएंगे? फैक्ट्री एक्सपेंस फिक्स्ड। तो फिक्स्ड खर्चे को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। यहाँ पर बोल दिया है देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एब्जॉर्ब करवाना है नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे। देखो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो टोटल खर्चा है 1,50,000, तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल मिला के, और वेरिएबल और फिक्स्ड के दोनों कंसेप्ट में डिफरेंस क्या होता है कि वेरिएबल जो है वो यूनिट प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो फिक्स्ड है वो यूनिट प्रोडक्शन के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है, कम हो या ज्यादा हो फिक्स जो है वही लगेगा। तो यहाँ पर फिक्स, यहाँ पर जो खर्चे को हमें एब्जॉर्ब करवाना है वो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे करवाना है, ठीक है। तो कैसे होगा? सबसे पहला बात है कि फिक्स्ड खर्चा हो कितना रहा है, 1,50,000 का 60%। सबसे पहले ये बोलो फिक्स्ड खर्चा हो कितना रहा है? 90,000। हाँ, 90,000। लेकिन अगर हम लोग 90,000 लिखेंगे तो वो हम लोग का गलत हो जाएगा, डायरेक्टली 90,000 हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 90,000 की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? फिक्स्ड खर्चे को एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। अब ये जो कॉस्ट शीट बन रहा है ये कितने यूनिट के लिए बन रहा है, मतलब ये जो खर्चा हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ये कितने यूनिट प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं? 50,000। 50,000। लेकिन कैपेसिटी कितना है इनका? 60। तो फिक्स्ड खर्चा क्या है? फिक्स्ड खर्चे का मतलब है 50,000 प्रोडक्शन करो या 60,000 करो, खर्चा तो वही लगना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये 90,000 खर्चा हमारे कितने यूनिट के लिए आया है? 90,000 का खर्चा हम लोग के कितने यूनिट के लिए आया है? 50,000 के लिए। ये 90,000 का खर्चा कितने यूनिट के लिए आया? 50,000 के लिए। तो 60,000 के लिए कितना होने वाला था, तो वही मेरा फिक्स्ड खर्चा होगा, बोलो कितना हो जाएगा? मतलब ऐसे हो गया ना, देखो 50,000 यूनिट के लिए 90,000, 50,000 यूनिट के लिए 90,000 का खर्चा, तो 1 के लिए 90/50, तो 60,000 जो कि नॉर्मल कैपेसिटी उसके लिए कितना हो जाएगा इंटू 60, तो 90 बाई, ओह उल्टा लिखती हूँ, उल्टा लिखती हूँ, सॉरी। ये देखो यहाँ पर 90,000 का खर्चा आ रहा है कितने यूनिट के लिए? ये
60,000 होगा, समझाते क्यों, तो 1 के लिए 90 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, तो 50,000 के लिए कितना होगा। तो हाँ, जो हम बोल रहे थे, ये कॉस्ट शीट हम लोग का कितने यूनिट के लिए बन रहा है, 50,000 यूनिट के लिए बन रहा है, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड खर्चे का मतलब वो खर्चा है ना, जो कि मेरा जो मतलब ओवरऑल जो कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 60,000 यूनिट के ऊपर, मतलब ये जो मेरा फिक्स्ड खर्चा निकल के आया है 90,000, ये मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए जितना होगा वो दिया हुआ है, वही निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो हम लोग कम कर ही नहीं सकते ना, बात समझो। मेरा जो टोटल 1,50,000 का खर्चा है, ये फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों मिला के है। तो फिक्स्ड खर्चा कितना है, फिक्स्ड खर्चा है मेरा 60% और ये है मेरा 40%, ठीक है। 40% मतलब मेरा 60,000 निकल के आया, 60% का मतलब मेरा 90,000 आया। ये 90,000 का खर्चा कितने यूनिट को डिनोट कर रहा है, 60,000 को, 50,000 को नहीं कर रहा है, 60,000 को कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, फिक्स्ड खर्चे का मतलब वो खर्चा है, चाहे हम यूनिट का कम प्रोडक्शन करें या ज्यादा करें, मेरा वो खर्चा उतना ही रहेगा। देखो, ज्यादा करने से बढ़ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम भी करते हैं, तो ये फिक्स्ड खर्चा मुझे यही बताता है ना कि 60,000 के लिए कितना है, 90,000, ठीक है। अब इससे कम करोगे तो भी 90,000, कुछ प्रोडक्शन नहीं करोगे तो भी 90,000। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 60,000 यूनिट के लिए खर्चा अगर 90,000 का है, तो फिर 50,000 के लिए कितना होगा। इस तरीके से हम लोग ओवरहेड के खर्चे को एब्सॉर्ब करवा सकते हैं। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50, ठीक है। इसीलिए ये जो 90,000 निकल के आ रहा है, ये मेरा 60,000 यूनिट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 60,000, ये रुपीज हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा, इंटू 50,000 यूनिट, कितना आएगा। 75,000। 75,000, ये 5 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख 1,35,000, ठीक है, 1,35,000 हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों खर्चा ऐड करने से क्या निकल के आता है, वर्क्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वर्क्स कॉस्ट निकल के आता है, वर्क्स कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट बोल सकते हैं, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, तीनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। कितना हो रहा है टोटल, 8, 5, 3, 8, 885,000। अच्छा, अब नेक्स्ट खर्चा देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट खर्चा है हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पूरा का पूरा फिक्स्ड है। तो यहाँ पर लिखेंगे एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स्ड एक्सपेंस, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा फिक्स्ड ही है, कुछ भी वेरिएबल नहीं है। तो बोल रहा है कि 45,000 मतलब 60,000 यूनिट प्रोडक्शन करने से 40। फिक्स्ड खर्चे का मतलब क्या है, जो यूनिट चेंज के ऊपर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये खर्चे को प्रोडक्ट के कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमें बोला है कि हमें एब्जॉर्ब करवाना है नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से। तो 45,000 का खर्चा लगता है अगर हम लोग मैक्सिमम 60,000 यूनिट बनाते हैं। तो 60,000 के लिए 45, तो 50 के लिए कितना होगा। तो 45 डिवाइडेड बाई 60,000 यूनिट इंटू 50,000 यूनिट, कितना आ रहा है, 37,500। 37,500।
तो ये टोटल करने से आ जाएगा। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का हमें बोला नहीं है कि जनरल है कि जो है रिलेटेड विथ प्रोडक्शन है। अच्छा छोड़ो, जो भी है, मतलब देखो हमें तो वैसा कुछ बोला नहीं है, और वैसे भी फैक्ट्री के बाद ही ये लगता है, तो मैंने ये लगा दिया, हमें बोला नहीं जनरल या फिर क्या है। तो ये टोटल करने से कितना आ रहा है वैसे? 9,22,500। 9,50,000। नहीं, कितना, 22,500। 9,22,500। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हमें बोला नहीं है कि ये जनरल वाला है कि नहीं। अगर जनरल वाला है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के आगे ऐड हो जाता है, और तब हम लोग इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख देंगे। कुछ बोला नहीं है तो हम लोग कोई भी एक एजम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, 30,000, 40% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल वाला पहले लिख लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वेरिएबल। तो वेरिएबल वाला कितना होगा, टोटल खर्चे का कितना, 60%, 30,000 का 60%, 18,000। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस फिक्स्ड। फिक्स्ड वाला वो कैसे निकालेंगे? तो जितना भी फिक्स्ड खर्चा निकल के आएगा वो मेरे 60,000 यूनिट के लिए होगा, मुझे 50,000 यूनिट के लिए निकालना पड़ेगा। और फिक्स्ड खर्चा कितना आएगा, 30,000 का 40%। तो बोलो कितना आएगा ये पूरा कैलकुलेट करने से? 10,000। 10,000। 28,000। तो ये ऐड करने से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 500। 9,50,500। 9,50,500। देखो अगर हम लोग ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को प्रोडक्शन रिलेटेड मान रहे हैं तो मैंने ऐसे लिखा है। अगर जनरल मानोगे तो फिर क्या डिफरेंस हो जाएगा वो हम बता देते हैं। अगर जनरल मानोगे तो इसी को लिख देना होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसी को लिख देना होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये अगर जनरल वाला है तो ये फिर अलग से नहीं होगा, ये ऐड करके हमें लिखना नहीं होगा, डायरेक्टली इसके बाद ये ऐड करके हम लोग ये जो आ रहा है इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे। इतना फर्क होगा। ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके का एजम्पशन ले रहे हैं, चाहो तो वो भी एजम्पशन लिया जा सकता है। वैसे हमें कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, जनरल है कि जो है हम लोग का प्रोडक्शन रिलेटेड है। ठीक है, देख लेते हैं, नहीं कुछ बोला नहीं है। ठीक है, अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, जो कि बैलेंस करके आ जाएगा क्योंकि हमें सेल्स का डेटा पता है। सेल्स 10 लाख, तो बोलो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 49,500। 49,500। ठीक है, वो तो बैलेंस करोगे तो मिल जाएगा। अच्छा, फिर बोल रहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग प्रॉफिट्स शोन बाय फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, तो रिकंसिलिएशन कर दो।
ठीक है, तो हम लोग कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट को ही रख रहे हैं। चलो, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 49,500। ठीक है, यहाँ पर ऐड आइटम्स लिख देंगे, जगह बचा के लेस आइटम, और एक वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग पूरा क्वेश्चन आराम से कर सकते। तो क्योंकि मैंने कॉस्ट को स्टार्टिंग पॉइंट रखा है, तो मुझे जो भी सोचना है फाइनेंस के हिसाब से सोचना है। तो अब देखते हैं खर्चे में क्या क्या डिफरेंसेस दिख रहा है। तो सबसे पहले था मेटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, जो कि दोनों में सेम है, तो इसके वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने भी खर्चा 5 लाख 2 लाख 50 दिखाया, इन्होंने भी 5 लाख 2 लाख 50 दिखाया। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1 लाख 50 है टोटल, वेरिएबल और फिक्स्ड मिला के, जो कि इनका हो गया है 1,35,000। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, पहले ये बोलो। 1,50,000 और 1,35,000 डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 15,000। 1,50,000 और 1,35,000 डिफरेंस दिख रहा है हमें 15,000 का। ठीक है, अब हमें क्या सोचना है, हमेशा फाइनेंस के हिसाब से सोचेंगे, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट है, तो जो हम लोग का वर्किंग नोट है उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो अगर फाइनेंस वालों ने खर्चा 1,50,000, ये फाइनेंस वालों ने किया है, ये कॉस्ट वालों ने किया है, तो फाइनेंस वालों ने खर्चा ज्यादा दिखाया है, तो उनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कम या ज्यादा? कम। कम दिख रहा होगा, कितने से? 15,000 से, क्योंकि 15,000 खर्चा ज्यादा दिखा है, तो उनका प्रॉफिट 15,000 से कम दिख रहा होगा, तो फिर हम लोग लेस कर देंगे 15,000। लेकिन लिखना कैसे है, कॉस्ट के हिसाब से, तो कॉस्ट वालों ने कम चार्ज किया है, तो अंडर चार्ज, ये वाला लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस अंडर चार्ज या एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट्स 1,50,000 माइनस 1,35,000, 15,000 से। ठीक है, तो लिखना होता है हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके हिसाब से, लेकिन सोचना कैसे है कि ऐड करे कि लेस करे, तो जो वर्किंग नोट में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसके हिसाब से। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा खर्चा है। मेटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, फैक्ट्री हो गया, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने किया है 37,500 और इनका है 45। ठीक है, 45 और 37,500, तो फाइनेंस वालों का 45 और इनका है 37,500। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है पहले ये बताओ। 7,500। ठीक है, अब फाइनेंस वाले के हिसाब से सोचना है, फाइनेंस वालों ने खर्चा ज्यादा दिखाया है कि कम दिखाया है कॉस्ट से? फाइनेंस वालों ने खर्चा ज्यादा दिखाया है कि कम दिखाया है? ये फाइनेंस वाला है, इधर वाला देखो, ज्यादा दिखा है, तो उनका प्रॉफिट 7,500 से, मतलब जितना ज्यादा खर्चा दिखा है उतने से प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कम। कम दिख रहा होगा। ठीक है, अगर 7,500 का खर्चा, ये दोनों को कंपेयर करोगे तो 7,500 का खर्चा ज्यादा दिखा है, किसने दिखाया है? फाइनेंस वाले ने। मुझे फाइनेंस के हिसाब से ही सोचना है, तो फाइनेंस वालों ने क्या किया है, खर्चा ज्यादा दिखाया है, खर्चा ज्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो मुझे भी यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अंडर, अब अंडर चार्ज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग कॉस्ट के हिसाब से लिख रहे हैं, इन कॉस्ट अकाउंट्स 45,000, 37,500, 7,500। फिर नेक्स्ट देखो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 30,000, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर 28,000, तो 30 और 28, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। फाइनेंस वालों ने 30 दिखाया, इन्होंने 28 दिखाया है।
तो डिफरेंस कितने का हो गया, 2000 का। ठीक है, तो हमें फाइनेंस के हिसाब से सोचना है। फाइनेंस वालों ने खर्चा क्या दिखाया है, ज्यादा या कम? ज्यादा दिखाया है, कितना ज्यादा? 2000 तो इनका प्रॉफिट 2000 से क्या हो गया होगा, कम। कम। तो फिर हमें भी माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अंडर एब्सॉर्ब्ड या चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। 30,000 माइनस 28,000, 2,000 हो गया। अच्छा, अब देखो दूसरा और क्या कंपेयर करने वाला खर्चा है। तो देखो मेटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 40,000 तो कंपेयर नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है कि इसने 40 बोला है, इसने बोला है 49,500, क्यों डिफरेंसेस आ रहा है। सेल्स दोनों का सेम है, देखो यहाँ भी 10 लाख है, यहाँ भी 10 लाख, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होता है। सेल्स का डेटा तो सभी सेम बुक करेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो ये एक इनकम है, ठीक है, जो कि फाइनेंस वालों ने रिकॉर्ड किया, कॉस्ट वालों ने नहीं किया, क्योंकि उनको परमिशन नहीं होता है उसको रिकॉर्ड करने का। तो इनकम 15,000 दिखाया है, ठीक है। फाइनेंस वालों ने इनकम 15,000 दिखाया, इन्होंने जीरो दिखाया है। तो अगर किसी ने इनकम 15,000 दिखाया है तो डिफरेंस 15,000 का आएगा, क्योंकि एक ने जीरो दिखाया इनकम, एक ने 15,000 दिखाया, तो डिफरेंस 15,000 से आएगा। किसने दिखाया है, फाइनेंस वाले। मुझे फाइनेंस से ही लेना देना है, ठीक है। तो फाइनेंस वालों ने अगर 15,000 का जो है खर्चा, सॉरी इनकम ज्यादा दिखाया, तो उनका प्रॉफिट 15,000 से क्या हो रखा होगा, ज्यादा। तो फिर ऐड कर देंगे। 15,000 से प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड नॉट recorded in cost accounts, 15,000। अब कैलकुलेशन करेंगे तो एडिशन में सिर्फ 15,000 है, ये 15,000 आउटर कॉलम ने दे दिया, और ये जो है ये टोटल कितना हो रहा है, ये नेगेटिव में बाहर चला जाएगा। तो देखो ये टोटल कितना हो रहा है, 15, और ये हो गया 15, 16, 17, 17, 7, 8, 9, 9 और 5, 22,500, 24,500, 24,500। अच्छा, अब ये डिफरेंस मतलब इसको 49,500 में ये ऐड होगा, 15,000, 24,500 लेस होगा, तो कितना होगा, 40,000। 40,000, ठीक है। 40,000 ही आना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हम लोग का रिकंसाइल हो गया। 40,000 इनका प्रॉफिट क्यों आया, ये सारे डिफरेंसेस के वजह से आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया रिकंसिलिएशन। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमें बोला है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाने के लिए। यहाँ पर हम लोग को ना अकाउंट बनाने के लिए बोला है, बोल रहा है कि मेसर्स एच के पियानो कंपनी शोड अ नेट लॉस ऑफ 4,16,000 एज पर देयर फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March। तो इनका नेट लॉस है फाइनेंस बुक के हिसाब से 4,16,000। द कॉस्ट अकाउंट्स हाउएवर डिस्क्लोज्ड ए नेट लॉस ऑफ 3,28,000। अच्छा, कॉस्ट के हिसाब से भी नेट लॉस है 3,28,000 फॉर द सेम पीरियड, उसी पीरियड के लिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेयर इज, मतलब दोनों का ही लॉस आया है, बट लॉस का डेटा देख रहे हो अलग अलग है, तभी तो रिकंसाइल करने के लिए बोला गया है। बोल रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेर रिसीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ फिगर्स ऑफ बोथ द सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, दोनों सेट ऑफ बुक्स को जब चेक किया गया तो ये डिफरेंसेस देखने को
मिला है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, अंडर रिकवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओवर रिकवर्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट, interest on investment not included in cost, income tax provided, transfer fee, store adjustment credited in financial book। अच्छा, ट्रांसफर फी क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक। प्रिपेयर करने बोला है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। देखो हम लोग को यहाँ पर डिफरेंस क्या है, हमें यहाँ पर स्टेटमेंट बनाने नहीं बोला है, हम लोग को बोला है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाओ। मतलब रिकंसिलिएशन तो दिखाना है, लेकिन अकाउंट बना के दिखाना है, स्टेटमेंट बना के नहीं दिखाना है, ठीक है। तो अकाउंट बना के हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो पहले वो एक बार थोड़ा सीख लेते हैं। देखो अकाउंट बना के हम लोग कैसे कर सकते हैं। हेडिंग करो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। एक मिनट, हाँ। हम्म, देखो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, जैसे कि एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरा रिकंसिलिएशन हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, सपोज करो कि रिकंसिलिएशन को हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना रहे हैं, तो मेरा स्टेटमेंट मान लो ऐसा बना है, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 100, ठीक है। और एड आइटम मान लो कुछ एक था, हम नाम नहीं लिख रहे, वो मान लो है 50, ठीक है। और लेस आइटम कुछ एक है जो कि मान लो 20 है, ठीक है। तो फिर ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को जब हम लोग एडजस्ट करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 130। ये मेरा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक, ठीक है। ऐसे करके होगा। अब देखो अगर इसी चीज को, ये स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि मान लो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉस्ट अकाउंट है और मुझे फाइनेंस बुक तक पहुंचना है, ठीक है। कॉस्ट बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मुझे फाइनेंस बुक तक पहुंचना है। और मेरा यहाँ पर जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है, ये भी लिख लो। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्या लिखा, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा प्रॉफिट है। मतलब ये हम क्यों लिखवा रहे, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वहां पर देखो मेरा दोनों का दोनों ही लॉस है। कॉस्ट वाले ने भी लॉस दिखाया है कि, और जो फाइनेंस वाले हैं उन्होंने भी लॉस दिखाया है, ठीक है। तो हम दोनों तरीके का बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें तो एक ही क्वेश्चन है मेमोरेंडम का। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक देन प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक ये आ रहा है, तो अगर हम लोग इसको अकाउंट में बनाएंगे, ठीक है, तो अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, ठीक है। मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन। तो इसको हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो अगर हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है कॉस्ट रखना चाहते हैं, तो मुझे स्टार्टिंग में मतलब ओपनिंग मुझे कॉस्ट से करना पड़ेगा, अगर हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट रखेंगे, क्योंकि मेरा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किधर दिखना चाहिए, डेबिट में कि क्रेडिट में, ये तो अकाउंट है ना, लेजर, तो बोलो प्रॉफिट किधर दिखना चाहिए।
बोलो प्रॉफिट किधर दिखेगा? डेबिट में कि क्रेडिट में? मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हमारा आवाज আসছে तो? अच्छा। हाँ तो बोलो ये, अगर मतलब हम जस्ट इतना कहना चाह रहे हैं, इसी चीज को अगर हम अकाउंट में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा ये, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अगर 100 दिया हुआ है तो वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को किधर दिखाओगे? डेबिट में कि क्रेडिट में? प्रॉफिट किधर दिखता है? जीपी किधर दिखाते हो, एनपी की? अब देखो, ये हम लोग प्रॉफिट निकाल नहीं रहे, निकाला हुआ प्रॉफिट को दिखाना है, तो निकाला हुआ प्रॉफिट किधर दिखाओगे? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल जाता है उसको पीएल में भेजते हो, तो प्रॉफिट होता है तो किधर भेजते हो, लॉस होता है तो किधर किधर भेजते हो, वही बोलना है। क्रेडिट साइड। हाँ, तो वही हम पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है, हम लॉस से भी एग्जांपल देके समझाएंगे अभी। तो अगर मेरा कॉस्ट बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और मेरा प्रॉफिट है, तो मुझे तो प्रॉफिट इधर दिखाना पड़ेगा, तो हम इधर दिखाएंगे, ये यहाँ पर अमाउंट दिखाते हैं 100, ठीक है। अब मेरा एड आइटम मुझे किधर दिखाना चाहिए, तुम लोग बोलो, एड आइटम जो है वो किधर दिखाना चाहिए, 100 के नीचे या ऑपोजिट में दिखाए, मतलब क्रेडिट में ही दिखाए या डेबिट में दिखाए मेरा जो एड आइटम है? क्रेडिट। हाँ, तो ऐड आइटम मेरा इधर ही दिखेगा, तो मेरा 50 इधर दिखेगा और 20 किधर दिखेगा फिर? डेबिट साइड। डेबिट में दिखेगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा, ठीक है, 130 आ जाएगा, इस तरीके से होगा, 130 आ जाएगा। अच्छा, देखो अब यहाँ पर हम इस चीज को तुम लोग को बना के देते हैं, कैसे होगा। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है हम लोग का, ठीक है, और वो भी एज पर कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट बुक, तो बाई एडेड आइटम इधर आता है, लेस आइटम टू साइड में आएगा, ठीक है, लेस आइटम टू साइड में आएगा, ये मैंने जनरल फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। ये तो देखो हम बना दे रहे हैं, लेकिन इसको रटने का जरूरत नहीं, क्यों नहीं है बोलो, देखो तुम लोग इसको ऐसे ही एक छोटा सा स्टेटमेंट फॉर्मेट बना के तो सोच ही सकते हो ना कि ऐसा दिख रहा है, फिर उससे फट देनी यहाँ पर तुम लोग, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये याद करने में तुम लोग को दिक्कत होगा कि ऐड इधर जाएगा लेस इधर जाएगा, तो एक सिंपल सा तरीका है, स्टेटमेंट वाइज बना के देखो कि कैसे हो रहा है, थोड़ी ना लिखना जरूरी है, स्टेटमेंट वाइज बना के देखो, फिर उसी से अकाउंट बना लेना। तो जैसे इसका अगर अकाउंट बनाओगे तो 49,500 किधर लिखोगे, बोलो, इसी का अगर अकाउंट बनाओगे तो 49,500 किधर लिखोगे? इसी को अगर मेमोरेंडम अकाउंट में करने के लिए बोला जाता तो 49,500 किधर लिखते? प्रॉफिट है, किधर लिखते? इधर। साइड। और 15,000 किधर लिखोगे, क्योंकि ऐड हो रहा है, तो ऐड करने के लिए तो इसके नीचे ही लिखना पड़ेगा, और लेस आइटम सब इधर लिख देते और आंसर आ जाता। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट पता है तो उसी से तो तुम लोग लेजर बना सकते हो, अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट को रफली थोड़ा बना लोगे तो उसी से तुम लोग जो है अकाउंट को भी बना सकते हो, ठीक है, उसी से तुम लोग अकाउंट को बना सकते हो। इसको इस तरीके से याद करना नेसेसरी नहीं है कि ऐसे करके याद करना ही पड़ेगा कि ऐड इधर होगा लेस इधर होगा, ठीक है। फिर भी हम एक बार बता रहे, क्योंकि है हम लोग का तो हम बता दे रहे हैं। अच्छा, अब अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंस हुआ, ठीक है, जैसे अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंस हुआ, जैसे इसी का अगर देखो, नेट प्रॉफिट एज पर, ऐसे लिखते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक 130, उसी को हम उल्टा करके दिखा रहे हैं, ठीक है, 130, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट,
प्रॉफिट है स्टार्टिंग पॉइंट, प्रॉफिट स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब अगर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो इधर ऐड हो रहा है वो इधर लेस होगा, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऐड आइटम मेरा कितना आ जाएगा, बोलो इधर ऐड क्या होगा। मतलब अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो 130 में 20 क्या होगा, ऐड या लेस। मतलब अगर हम लोग 130 से 100 पहुंचना चाहेंगे तो फिर मेरा तो कंसेप्ट उल्टा होगा ना। जैसे कि देखो मैंने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंस कॉस्ट रखा था तो मैंने 15,000 को लेस कर दिया, लेकिन अगर हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंस रखते तो मुझे 15,000 को ऐड करना पड़ता, क्योंकि तब मुझे कॉस्ट के हिसाब से सोचना पड़ता। तो हम बोलेंगे कि 15,000 का प्रॉफिट एक्सपेंस मैंने कम दिखाया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। मतलब सीधा बात यह है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है तब जो ट्रीटमेंट होता है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हुआ जस्ट उसका ऑपोजिट ट्रीटमेंट होगा। जैसे ये आइटम लेस हो जाएगा, ये सारे ऐड हो जाते। तो वैसे ही हम पूछ रहे हैं कि ये 50 और 20 में क्या चेंज होगा, ऐड क्या हो जाएगा, 20। 20, और 50 हो जाएगा लेस। तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, जो कि हो जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाएंगे, मेमो रिकंसिलिएशन मेमो रिकंसिलिएशन, ठीक है। तो मेरा फाइनेंस बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इधर 130 दिखेगा, इधर 20 दिखेगा, इधर 50 दिखेगा, और मेरा आंसर यहाँ पर 100 आ जाए, ठीक है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये कैसे देखने में होगा, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। तो मेरा अगर प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट है और हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंस बुक रखना चाहते हैं, तो बाई नेट प्रॉफिट फाइनेंस बुक के हिसाब से 130 बाई एड आइटम, ठीक है। मतलब 130 नहीं लिख रहे इसमें, ऐसे ही लिखते रहे, और 2 हो जाएगा लेस आइटम, ठीक है। अगर इसी में ही मेरा उल्टा हुआ, मतलब अगर मेरा लॉस स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तो क्या होगा, ठीक है। अगर मेरा लॉस स्टार्टिंग पॉइंट रहा तो क्या होगा वो देखो। मतलब अगर मेरा प्रॉफिट नहीं होके स्टार्टिंग पॉइंट अगर लॉस हुआ, मतलब नेट लॉस एज पर कॉस्ट बुक, मतलब ऐसे लिख देते हैं, ऐसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लॉस स्टार्टिंग पॉइंट नेट लॉस एज पर मान लो कॉस्ट बुक, जो कि 100 है, ठीक है। अब इसमें ऐड आइटम सपोज वही सेम लिख देते हैं, ऐड आइटम 20 कर देते हैं और लेस आइटम 50 कर देते हैं, लेस आइटम 50 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 70, ये हो गया 30, 130, ये नेट लॉस आ गया, नेट लॉस एज पर फाइनेंस बुक, ठीक है। 150 -20, हाँ ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग मेमोरेंडम जो है लेजर में दिखाना चाहते हैं, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, मेमो रिकंसिलिएशन अकाउंट अगर बनाना चाहते हैं तो बोलो लॉस को किधर दिखाओगे, डेबिट साइड। डेबिट साइड, ठीक है। जैसे अगर ग्रॉस लॉस होता है तो किधर दिखाओगे, इधर दिखाओगे, लॉस को इधर दिखाओगे। अब एड आइटम फिर किधर दिखाओगे, जिधर, क्रेडिट साइड। हाँ इधर ही रह जाएगा एड आइटम, और इधर क्या आ जाएगा लेस आइटम, ठीक है। तो ये हो गया 120, और इधर फिर कितना आ जाएगा
सॉरी 50 लिख दिया, 120 करने के लिए नहीं, इधर लिखने से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, मुझे तो 130 चाहिए ना, उल्टा लिखना पड़ेगा। हाँ उल्टा लिखना पड़ेगा ना, मुझे इधर कितना लिखना पड़ेगा, ये मेरा नेगेटिव है लेकिन हम यहाँ तो नेगेटिव नहीं दिखा सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर कितना दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव आइटम इधर ही दिखाना पड़ेगा, ये नेगेटिव साइड है, जैसे देखो ऐसे समझना है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आइटम्स पॉजिटिव के साथ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव उसके ऑपोजिट जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि ये लॉस है तो ये नेगेटिव आइटम है, नेगेटिव आइटम के नीचे नेगेटिव आइटम लिखोगे, मतलब यहाँ पर फिर कितना लिखना पड़ेगा, 50, और इधर 20 लिखेंगे, तो ये हो गया 150, तो इधर बैलेंस करके कितना आएगा, 130। ठीक है, मतलब अगर लॉस हुआ, देखो कंसेप्ट कैसे याद रख सकते हो इसका, अगर इस तरीके से रखना चाहते हो, सीधा बात ये है कि अगर मेरा पॉजिटिव है मतलब मेरा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के साथ ऐड होता है ये, मतलब पॉजिटिव आइटम के साथ पॉजिटिव आइटम, तो जिधर 100 है उधर 50 गया, लेकिन यही 100 अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव आइटम देना पड़ेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पर जनरल तरीके से दिखाए तो ये ऐसे होगा, मेमो रिकंसिलिएशन बाई नेट लॉस कॉस्ट बुक के हिसाब से बाई लेस आइटम, क्योंकि ये नेगेटिव है तो लेस आइटम भी इधर जाएगा, टू ऐड आइटम, टू ऐड आइटम, जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इस तरीके से हम लोग अगर लॉस एज पर फाइनेंस बुक करते हैं तो क्या होगा, रिकंसिलिएशन लॉस स्टार्टिंग पॉइंट। मैम हाँ बोलो। हम नेगेटिव आइटम क्रेडिट साइड में कैसे लेंगे? नेगेटिव आइटम क्रेडिट साइड में आ रहा है ये बात नहीं है, यहाँ पर मेमो रिकंसिलिएशन बनाने के लिए हमें कैसे देना है वो देखना पड़ेगा, मतलब देखो ये यहाँ पर ये 50 तो कोई आइटम नहीं है, 50 क्या है, जैसे यहाँ पर अगर देखोगे क्या ये कोई आइटम है पर्टिकुलर, नहीं, ये कोई दो खर्चे या इनकम का डिफरेंस है, ये समझ में आ रहा है बात, देखो ये कोई मेरा खर्चे या इनकम का डिफरेंस है, ये मेरा कोई पर्टिकुलर, मेरा कोई 15,000 का खर्चा या इनकम या एक्सपेंसेस उस तरीके से पर्टिकुलर थोड़ी ना है, और ये कोई अकाउंट, ये रिकंसिलिएशन को अकाउंट में दिखा रहे हैं, फॉर्मेट अकाउंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खर्चे को डेबिट में दिखाना है इनकम को क्रेडिट में दिखाना है, ऐसा बात नहीं, ये 50 इनकम है ऐसा थोड़ी है, ये 50 पॉजिटिव आइटम है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, मतलब जहां मेरा प्रॉफिट जाएगा पॉजिटिव आइटम उधर जाएगा और उल्टे साइड नेगेटिव आइटम आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा लॉस है, लॉस मेरा जिधर आ रहा है तो सारे नेगेटिव आइटम उधर आएंगे और जो एडेड आइटम है वो जस्ट उसके ऑपोजिट में जाएगा, ये ऐड हो रहा है मतलब ये कोई इनकम थोड़ी ना है, सोच के देखो, जैसे ये मेरा इनकम थोड़ी ना है, जैसे यहाँ पर देखो ये ऐड आइटम है, ये इनकम, ये तुम लोग बोल सकते हो कि हाँ इनकम ही तो है, ये तो जीरो था, तो वो तो देखो जीरो था बोल के, अगर ऐसा कोई होता आइटम जो ये यहाँ पर इंटरेस्ट डिविडेंड दिया, इसके अलावा दूसरा भी तो कोई आइटम हो सकता था कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस ओवर चार्ज, तो फिर वो तो प्लस आइटम में चला जाता ना, तो ये ऐड आइटम लेस आइटम है, ये कोई इनकम या एक्सपेंसेस नहीं है कि हम लोग यहाँ पर उस तरीके से डेबिट क्रेडिट का रूल्स लगाएंगे जब आइटम को शिफ्ट करेंगे, समझ में आया बात। हम्म। अच्छा देखो अगर समझ में आया तो ये वाला बोल पाओगे, देखो तो हम देखते हैं कि क्लियर हुआ कि नहीं तुम लोग को पॉइंट, जैसे कि नेट लॉस एज पर फाइनेंस बुक, ठीक है, फाइनेंस बुक के हिसाब से नेट लॉस मान लो है 100, ठीक है ये दिखा दिया 100, अब कुछ ऐड आइटम आया कुछ लेस आइटम आया, ठीक है, ऐड आइटम में 20 और लेस आइटम में 50, तो ये 130 लिखना चाहिए था मुझे, 130, 130, ठीक है, और सेम एग्जाम्पल ही अगर मुझे दिखाना है तो 20
को मुझे कर देना है लेस और 50 को कर देना है मुझे ऐड। तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो गया नेट लॉस एज पर कॉस्ट बुक। ठीक है, अब इसी चीज को मुझे अगर मेमो रिकंसिलिएशन अकाउंट में दिखाना है, मेमो रिकंसिलिएशन अकाउंट में दिखाना है, ठीक है, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लॉस है। ठीक है, तो लॉस को किधर दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे। ठीक है, ये तो मतलब कैलकुलेटेड आइटम है, तो इसका ट्रीटमेंट जैसा होना चाहिए अकाउंट्स में वैसे होगा। तो ये हो गया मेरा लॉस। ठीक है, ये लॉस आइटम इधर दिखेगा, मतलब हम ये यहाँ पर डायरेक्ट 130 लिख देते, लेकिन यहाँ तो हम लोग ब्रैकेट ब्रैकेट देके नहीं लिख सकते, लॉस आइटम इधर, मतलब नेगेटिव आइटम इधर हो गया तो सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे, तो इधर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इधर कितना आएगा 50, तो बैलेंस करके कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर मेमो रिकंसिलिएशन अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई नेट लॉस एज पर, सॉरी नेट लॉस तो इधर नहीं आएगा, मैंने इसको उल्टा दिखा दिया ना। अच्छा, ये इधर आना चाहिए था, तुम लोगों ने बोला नहीं, मैंने तो इधर दिखा दिया, लॉस तो इधर मैं दिखा। वही बोल रही थी। ओ अच्छा, ये बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया, ये तो उल्टा लिख दिया हमने, इधर सही लिखा है, इधर उल्टा लिख दिया। टू नेट लॉस, हाँ ये कौन सा पॉइंट है, कॉस्ट बुक। ठीक है, और यहाँ पर टू लेस आइटम, यहाँ पर बाई एड आइटम। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही होगा, टू नेट लॉस, यहाँ पर टू लेस आइटम बाई एड आइटम, और बैलेंस करके जो भी आएगा। ठीक है, ये मैंने तो बता दिया, लेकिन देखो अगर इस तरीके से याद रखने में प्रॉब्लम होता है तो कुछ नहीं, एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाओ, फिर उसका अकाउंट बना के जो ऐड हो रहा है ऐड कर दो, जो लेस हो रहा है लेस कर दो, सबसे आसान तरीका वही होगा। ठीक है, फिर भी इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, देखो कैसे करके होगा। तो यहाँ पर बोला था कि दोनों ही जो है लॉस वाला आइटम बता रखा है। ठीक है, अच्छा, तो पहले एक अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाओ। देखो, हम लोग किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करके देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार नेट लॉस एज पर हम लोग कॉस्ट बुक लेके करके देखेंगे, एक बार फाइनेंस बुक। एग्जाम में एक ही तरीके से करना है, यहाँ पर हम दो तरीके से ही करके दिखा देंगे कि अगर हम लोग उस तरीके से करें तो क्या होगा। तो लॉस है तो बोलो लॉस किधर जाएगा, चाहे किसी को भी स्टार्टिंग पॉइंट रखो, लॉस है दोनों ही केस में, तो लॉस किधर लिखोगे, डेबिट साइड। हाँ तो यहाँ पर लिख देते हैं टू नेट लॉस एज पर कॉस्ट बुक। हम पहले कॉस्ट बुक वाला करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फाइनेंस से भी करके दिखा देंगे। 3,28,000, तो इधर सारे नेगेटिव आइटम आएंगे, मतलब वो आइटम आ जाएगा जो स्टेटमेंट बनाने से माइनस होने वाला था। तो स्टेटमेंट बनाने से कौन सा माइनस होने वाला था वो तो डिपेंड करता है कि हम लोगों को फाइनेंस बुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ भी वर्किंग नोट हम लोग उस तरीके से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना जगह रख के हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। मुझे सोचना है फाइनेंस के हिसाब से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट रखा है। तो अब देखो, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड कम रिकवरी किया गया है, तो ये अंडर
रिकवर्ड ये लैंग्वेज कौन यूज करता है, मतलब ये बात सुन के क्या लग रहा है, ये अंडर रिकवर्ड किसने किया है, कॉस्ट वालों ने कि फाइनेंस वालों ने, तो अंडर रिकवर्ड जो लैंग्वेज है ये किसको बिलोंग करता है, कॉस्ट की फाइनेंस, कॉस्ट। कॉस्ट, ठीक है। तो अंडर रिकवर्ड का मतलब क्या है, 6,000 रुपए कम चार्ज हुआ है कि ज्यादा चार्ज हुआ है कॉस्ट वालों के तरफ से, कम। कम चार्ज हुआ है, लेकिन मुझे तो फाइनेंस के हिसाब से सोचना है, तो अगर कॉस्ट वालों ने कम चार्ज किया है तो फाइनेंस वालों ने क्या किया है, 6,000 रुपए, ज्यादा चार्ज किया। तो ये खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा है, ज्यादा चार्ज किया है, तो फाइनेंस वालों ने अगर 6,000 ज्यादा चार्ज किया है तो उनका प्रॉफिट 6,000 से क्या दिख रहा होगा, कम। कम दिख रहा होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। तो अगर माइनस करना है तो मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, माइनस आइटम की तरफ ही लिखना पड़ेगा, तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, बोलो किधर लिखें, डेबिट साइड। डेबिट साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट 6,000, ठीक है। अच्छा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड 4,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड 4,000, ठीक है। पहला बात है कि ओवर रिकवर्ड ये जो लैंग्वेज है ये कॉस्ट को बता रहा है, मतलब कॉस्ट वालों ने 4,000 रुपए का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या किया है, ज्यादा दिखाया है कि कम दिखाया है, ओवर रिकवर्ड मतलब ज्यादा दिखाया है कि कम दिखाया है, ज्यादा दिखा है, तो अगर इन्होंने ज्यादा दिखाया है तो फाइनेंस वालों ने क्या दिखाया होगा, क्योंकि मुझे तो फाइनेंस के हिसाब से सोचना पड़ेगा, फाइनेंस वालों ने क्या दिखाया होगा, उन्होंने ज्यादा दिखाया तो इन्होंने क्या किया होगा, कम लिखा है। कम दिखाया होगा, तो इन्होंने अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक खर्चा है, इन्होंने अगर खर्चा कम दिखाया है, ठीक है, तो इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, 4,000 रुपए से ज्यादा। ज्यादा ज्यादा, लिखा ठीक है। तो फिर 4,000 को मुझे किधर लिखना चाहिए, डेबिट की क्रेडिट किधर लिखे, ऐड आइटम है तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट 4,000, इस तरीके से भी बन जाएगा, उतना भी कुछ मुश्किल है नहीं, अगर तुम लोग ऐसे भी करोगे तो हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट बना के ही कर सको, ठीक है, ऐसे भी तो बन रहा है। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट, तो देखो यहाँ हमें डिफरेंस नहीं बताया, जैसे इसमें बता दिया है कि दोनों के बुक्स में डिफरेंस इतना आ रहा है, तभी तो बोल रहे हैं कि फाइनेंस वालों ने कॉस्ट वालों ने इतना ज्यादा किया है, यानी फाइनेंस वालों ने इतना जो है खर्चा ज्यादा दिखाया और इन्होंने इतना खर्चा फाइनेंस वालों ने कम दिखाया, लेकिन यहाँ पर हमें खर्चा दोनों बुक्स का अलग अलग बता दिया है कि डिप्रिशिएशन फाइनेंस के हिसाब से इतना है, कॉस्ट के हिसाब से इतना है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो रहा है, दोनों ने अपना अपना खर्चा दिखाया, तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के खर्चे का, 120 और 130, 10,000। 10,000, ठीक है। पहले तो देखो डिफरेंस आ रहा है 10,000, अब हमें ये देखना है कि फाइनेंस वालों ने क्या किया है, 10,000 खर्चा ज्यादा दिखाया या कम, खर्चा क्यों, क्योंकि डिप्रिशिएशन खर्चा होता है, तो बोलो फाइनेंस वालों ने क्या किया है, 10,000 का खर्चा कम दिखाया है कि ज्यादा दिखाया है, कम दिखा है। कम दिखाया है, तो इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा 10,000 से, ज्यादा। तो फिर ऐड होगा, ऐड होने से आइटम किधर लिखेंगे, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, तो बाय डिप्रिशिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट बुक है तो लिखना है कॉस्ट के हिसाब से, तो डिप्रिशिएशन ओवरचार्ज कॉस्ट में है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, तो ये कॉस्ट में इंक्लूड है ही नहीं, मतलब कॉस्ट में ये वैल्यू 0 है जबकि फाइनेंस में 20,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम है कि एक्सपेंसेस है,
इनकम। इनकम। तो फाइनेंस में 20,000 का इनकम दिख रहा है जो कि कॉस्ट में नहीं दिख रहा है, तो फाइनेंस में 20,000 का इनकम ज्यादा दिख रहा है, तो इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? ज्यादा। ज्यादा दिख रहा है, तो फिर 20,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर किधर लिखेंगे डेबिट की क्रेडिट में? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक। 20,000। अच्छा, फिर देखो इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, तो इनकम टैक्स कौन प्रोवाइड करता है? यहाँ कुछ बोला नहीं है तो हमें खुद समझना पड़ेगा, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड कौन रखता है? फाइनेंस बुक। फाइनेंस बुक, ठीक है। तो फिर 1,20,000 का ये क्या है? इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इनकम है कि खर्चा है? खर्चा। खर्चा, प्रॉफिट कम दिखता है इससे। तो फाइनेंस ने 1,20,000 का खर्चा दिखा है जो कॉस्ट ने नहीं दिखा है, तो फाइनेंस वालों का प्रॉफिट 1,20,000 से क्या दिख रहा होगा? कम। कम। तो माइनस, तो किधर लिखना पड़ेगा डेबिट की क्रेडिट में? डेबिट साइड। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे टू इनकम टैक्स नॉट प्रोवाइडेड इन कॉस्ट 1,20,000। ट्रांसफर फी क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक, बता ही दिया है कि ट्रांसफर फी ये क्रेडिट हुआ है फाइनेंशियल बुक में, मतलब फाइनेंस वालों ने ही रिकॉर्ड किया है 2,000, तो क्रेडिट होने का मतलब क्या था? 2,000 ट्रांसफर फी खर्चा था कि इनकम था? इनकम। इनकम था। तो इनका, इन्होंने ये इनकम दिखाया, कॉस्ट वालों ने नहीं दिखाया, तो इनका प्रॉफिट 2,000 से क्या दिख रहा होगा कम। ना? एरा देखिए, तो इन्होंने तो दिखाया है, फाइनेंस वालों ने 2,000 का इनकम दिखाया, तो इनका प्रॉफिट इनकम दिखाने से क्या होगा? खर्चा ना है ज्यादा तो होगी। इनकम, हाँ ज्यादा होगा ना, इनकम है खर्चा नहीं है ना, इनकम है, तो 2,000 का इनकम ज्यादा दिखा है तो प्रॉफिट भी 2,000 से ज्यादा दिख रहा होगा, तो फिर प्लस आइटम है तो किधर लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। हम्म। बाई ट्रांसफर फी इन, बाई ट्रांसफर फीस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक, मतलब स्टोर में जो मटेरियल वगैरह रहता है वहां, मतलब मटेरियल वापस आया होगा तो क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो स्टोर एडजस्टमेंट नाम दे दिया है 2,000, फाइनेंस बुक में क्रेडिट हुआ है। तो अगर मेरा फाइनेंस बुक में कोई आइटम क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट होने से मेरा फाइनेंस बुक का प्रॉफिट क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा? जैसे मान लो मेरा मटेरियल वापस आ रहा है तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट क्या होता है? प्रोपोर्शनेट होता है, ओपनिंग के साथ जो है रिवर्स होता है, ठीक है। तो वैसे स्टोर आइटम जो भी हो, अगर मेरा क्रेडिट आइटम है फाइनेंस बुक में तो मेरा प्रॉफिट तो बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्लस आइटम, प्लस आइटम किधर दिखाना है हम लोग को? क्रेडिट साइड। बाई स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड, ऐसे लिख देते क्रेडिट
इलेक्ट्रिसिटी चला गया था। रिकॉर्डिंग तो ऑन है। देखो स्क्रीन शेयर हो गया। Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा तो स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड कितना था? 2000 था शायद। हाँ। हाँ स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड यहाँ पर लिखेंगे इन फाइनेंस बुक ओनली, ऐसे लिख दिया। ठीक है तो 2000। अब हम लोग को ऐड वैड करके चेक करना है और तो कुछ बाकी नहीं है कि क्या आएगा, तो कितना आना चाहिए वो हम लोग को पता है। हम लोग का आना चाहिए आंसर नेट लॉस 4,16,000 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। तो इधर आना चाहिए बाई, लॉस आएगा तो इधर होगा बाई नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक। कितना आ जाएगा? 3,28,000 और ये हो गया 4,48,000 और 6,000। कितना हो जाएगा? 4,48,000 और 6,000, 4,54,000 4,16,000. आ रहा है। ठीक है तो 4,16,000 आ जाएगा। 4,54,000। तो इस तरीके से होगा। और अगर हम लोग अपना नेट लॉस एज पर कॉस्ट बुक के जगह नेट लॉस एज पर फाइनेंस बुक करते तो फिर आइटम हम लोग का कैसे जाता? तो इसको हम ऐसे ही नॉर्मल लिख के दिखा दे रहे, इतना लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। सबसे पहला बात है कि नेट लॉस को किधर लिखते? नेट लॉस एज पर फाइनेंस बुक, ये किधर लिखा जाता? 4,16,000 इधर लिखना पड़ता, लॉस इधर होता। अब अगर मेरा फाइनेंस बुक होता तो मुझे सारा चीज कॉस्ट बुक के हिसाब से सोचना पड़ता। ठीक है तो उसमें हम लोग कैसे करते? तो एक बार पूछ लेते तुम लोगों से। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, तो कॉस्ट ने 6,000 रुपए का खर्चा कम दिखाया है, तो 6,000 रुपए से इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? ज़्यादा. ज्यादा दिख रहा होगा। तो ये 6,000 किधर लिखना पड़ेगा? इधर तो नेगेटिव आइटम है, तो पॉजिटिव आइटम किधर जाएगा? बाई इधर साइड. बाई साइड। ठीक है सेम तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, तो कॉस्ट वालों ने 4,000 रुपए का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ज्यादा दिखा है, तो इनका प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, तो फिर ये 4,000 किधर जाएगा? क्रेडिट। ठीक है फिर यहाँ पर देखो 1,20,000 डिप्रिशिएशन और 130, डिफरेंस 10,000 का आया। किसने? कॉस्ट ने क्या किया? कॉस्ट ने ज्यादा दिखाया, तो कॉस्ट का जो है प्रॉफिट 10,000 से कम दिख रहा होगा, तो इधर आ जाएगा 10,000। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं हुआ है, तो 20,000 से कॉस्ट का प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा बताओ? अगर इंटरेस्ट इनकम सिर्फ फाइनेंस ने दिखाया, कॉस्ट ने नहीं दिखाया, तो 20,000 से इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? इनकम नहीं दिखाने से प्रॉफिट क्या होगा? कम दिख रहा होगा. कम दिख रहा होगा, तो इधर आ जाएगा 20,000। ठीक है अच्छा फिर इसके बाद इनकम टैक्स 1,20,000 जो कि कॉस्ट वालों ने प्रोवाइड नहीं किया है, तो 1,20,000 से इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? ज्यादा दिख रहा होगा। ज्यादा दिख रहा है तो इधर आ जाए। और ट्रांसफर फीस और स्टोर एडजस्टमेंट दोनों ही फाइनेंस बुक में क्रेडिट हुआ है, तो इनका ऐसा कोई क्रेडिट आइटम नहीं है। तो क्रेडिट आइटम प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो इनके पास वो आइटम नहीं है, तो उतने उतने से प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। तो 2,000 2,000। ठीक है तो अब इधर आ जाएगा बाई नेट लॉस एज पर कॉस्ट बुक। यहाँ पर आना चाहिए, कितना आना चाहिए? यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का था 3,28,000, वो आ रहा है कि नहीं चेक कर लो। 3,28,000 तो 4,16,000 प्लस 4,000, 10 और 20, 30, 38,000, 4,54,000 माइनस 1,26,000, 3,28,000। ठीक है 3,28,000।
3,28,000। ठीक है, तो देखो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन करके भी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर लॉस मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो नेगेटिव आइटम नेगेटिव के नीचे नीचे जाएगा, पॉजिटिव आइटम जो है पॉजिटिव उल्टे साइड में चला जाएगा। और अगर मेरा प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट होता तो मान लो ये अगर प्रॉफिट होता तो ये इधर लिखते और एडेड आइटम सब उधर चला जाता और लेस आइटम सब ऑपोजिट में आ जाता। ठीक है, तो अगर अकाउंट बना के करो या फिर जो है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के करो, आंसर दोनों में ही आ जाता है, करने का प्रोसेस अलग होता है, बस इतना फर्क है। बस इसमें और कुछ है नहीं। एक थ्योरी इसमें से आता है, वो हम लिखवा देते हैं। एक थियोरेटिकल क्वेश्चन इसमें पूछता है। यहाँ पर रिकंसिलिएशन करना जरूरी क्यों है? ठीक है, रिकंसिलिएशन का नेसेसिटी क्या है कि क्यों हम लोग रिकंसिलिएशन करते हैं, तो हम डायरेक्ट जो है पॉइंट लिखवा देते हैं, नीड ऑफ रिकंसिलिएशन और एडवांटेज। तो रिकंसिलिएशन क्यों किया जाता है? रिकंसिलिएशन इसीलिए किया जाता है क्योंकि कॉस्ट और फाइनेंस बुक अलग अलग मेंटेन होता है। ठीक है, तो उसमें कॉस्ट के प्रॉफिट या लॉस के साथ फाइनेंस का प्रॉफिट लॉस एग्री नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसे रिकंसाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख लो, सिंस कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनल financial account are maintained separately maintained separately, it is very certain that profit or loss shown by cost account, CA लिख दिया, may not agree with profit shown by finance account, hence it becomes necessary that the profit shown by two set of accounts be reconciled। ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग प्रॉफिट आ सकता है तो रिकंसिलिएशन करना जरूरी होता है। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है रिकंसिलिएशन का? एडवांटेज ऑफ रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन का एडवांटेज क्या? इट हेल्प्स इन चेकिंग arithmetical accuracy of both the set of accounts, both the set of accounts. Second, it explains the reason for difference in profit in two set of books. Third, it promotes coordination between cost and financial accounting department. Cost and financial accounting department। ठीक है,
अच्छा देखो, यहाँ पर सबसे पहले नीड ऑफ रिकंसिलिएशन बोल दिया कि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट क्योंकि अलग अलग मेंटेन होता है, तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि प्रॉफिट दोनों का अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए रिकंसिलिएशन करना जरूरी है। रिकंसिलिएशन करने के बेनिफिट्स क्या क्या है? पहला बेनिफिट ये है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलता है। मतलब क्या ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि एड लेस गलत हुआ इसीलिए दोनों का प्रॉफिट अलग अलग दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ है कि मान लो दोनों ने सारे खर्चे इनकम सेम दिखाए फिर भी प्रॉफिट अलग आ रहा है, तो फिर एरिथमेटिकल कोई प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगा, तो वो पता चल जाता है। दूसरा बोला है कि ये भी पता चलता है कि फिर प्रॉफिट, अगर एरिथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉफिट अलग अलग आया। जैसे कि मान लो किसी ने खर्चा ज्यादा दिखाया, किसी ने कम दिखाया, तो वो भी एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाता है, क्योंकि रिकंसाइल करने जाते हैं तो वो सारी चीजों को ढूंढ निकालते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है क्योंकि इसमें दो डिपार्टमेंट कॉस्ट और फाइनेंशियल बैठ के काम करना पड़ता है दोनों को, ठीक है, तो दोनों में जो है कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, ठीक है, ये एक एडवांटेज हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रीजन फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में डिफरेंस आने का क्या क्या रीजन है, क्यों आता है? क्योंकि ऐसा कुछ खर्चा है जो कि एक ने ज्यादा दिखा है एक ने कम दिखा है, या फिर ऐसा कोई खर्चा है जो एक ने रिकॉर्ड किया है बट दूसरे को रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, या फिर सेम प्रोसेस फॉर इनकम, ठीक है, सेम चीज इनकम के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं देयर आर सम एक्सपेंडिचर एंड इनकम which are purely financial in nature and are not recorded इन कॉस्ट बुक। तो ऐसा कुछ इनकम या एक्सपेंस हो सकता है जो कि प्योरली फाइनेंस, जो कि कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि कॉस्ट में रिकॉर्ड होने वाले सारी चीजें फाइनेंस में होता है, जबकि फाइनेंस का ऐसा कुछ आइटम होता है जो कि कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिख देते हैं सम एग्जाम एक्सपेंडिचर, ऐसे लिख देते हैं सम एक्सपेंडिचर और लॉसेस एंड इनकम ओनली अलाउड इन फाइनेंस बुक, ठीक है। ये एक लिस्ट लिख देते, कभी कभी ये हमें पूछ लेता है, तो ये इसके साथ भी आंसर में आ जाएगा और वैसे भी काम आ जाएगा। जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेच के अगर कोई लॉस है तो वो सिर्फ फाइनेंस वाला ही रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन डिवेंचर एटसेट्रा, गुडविल और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज, इनकम टैक्स, डिविडेंड पे, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, चैरिटेबल डोनेशन, मतलब डोनेशन लिख देते तो भी चलेगा, एक ही बात है, डोनेशन, ठीक है। ये कुछ एक्सपेंसेस या लॉसेस लिख दिया जो सिर्फ फाइनेंस बुक में अलाउड है। अब कुछ इनकम भी लिख देते हैं। इनकम का जो हेड है इनकम और गेन, उसमें आ जाएगा, जैसे कि वहां लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट था तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड,
डिविडेंड रिसीव्ड, ट्रांसफर फीस, रेंटल, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है लिखेंगे यहाँ पर, वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर difference in profit is depreciation, as it may be charged differently in two set of books। मतलब देखो, जैसे कोई SLM यूज कर रहा है, कोई WDV यूज कर रहा है, तो अलग अलग आ सकता है। जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा ना, 1,20,000 और एक ने 1,30,000 दिखा है, ठीक है। और एक क्लोजिंग स्टॉक के लिए हो सकता है डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन of closing stock adopted in cost and financial account is also a reason of difference in profit। तो ये दो मेन पॉइंट है। और एक रीजन जो है कि इन कॉस्ट बुक overhead are generally absorbed on the basis of predetermined basis, absorbed on प्री डिटरमाइंड बेसिस। पहले कैसे हुआ था उसके बेसिस पे हम लोग करेंटली भी कर देते हैं, तभी तो ओवर अंडर चार्ज आ जाता है। ऑन प्री डिटरमाइंड बेसिस, वेयर एज इन फाइनेंस बुक एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड। एक्चुअली जितना खर्चा हो रहा है वही रिकॉर्ड होता है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड, इज रिकॉर्डेड। It also result in difference in profit or loss in कॉस्ट बुक एंड फाइनेंस बुक, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि रिकंसिलिएशन करने का जरूरत क्या है और पॉसिबल रीजंस क्या है कि रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। क्योंकि पॉसिबल रीजन क्या है बेसिकली कि प्रॉफिट अलग अलग दिख रहा है। पॉसिबल रीजन क्या है, प्रॉफिट अलग अलग दिख रहा है। तो ये देखो, एक तो ऐसा खर्चा या इनकम जो सिर्फ और सिर्फ जो है फाइनेंस बुक में रिकॉर्ड होता है। और तीन मेन पॉइंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, मतलब लिखा है। अगर ये थियोरेटिकल आए तो ये तीन मेन पॉइंट जरूर लिखना होता है। एक तो हो गया कि डिप्रिशिएशन के मेथड्स में चेंजेस, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के मेथड्स में चेंजेस, और एक हो जाता है कि कॉस्ट वाले प्री डिटरमाइंड बेसिस पे ओवरहेड को चार्ज करते, जबकि फाइनेंस वाले एक्चुअल एक्सपेंडिचर के हिसाब से चार्ज करते हैं, ठीक है। इसीलिए डिफरेंसेस आता है। तो कभी कभार ये पूछ लेता है थियोरिटिकली, तो ये आंसर तुम लोग को लिख के आना है अगर पूछेगा तो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन करना ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो तो आसान है, ठीक है। थ्योरी क्यों लिखोगे। ठीक है, फिर आज ना हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिर से कॉस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, फिर बाय।